अगर एक एम्प्टी सेट है लाइक दिस, एम्प्टी सेट को ऐसे भी कहते हैं, या एक एम्प्टी सेट उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा ये दोनों के दोनों सेट क्या हैं? ये दोनों के दोनों सेट लिमिटेड हैं। मतलब इनकी काउंटिंग आपको पता है कि भाई ये खाली है। आप जवाब दे सकते हैं कि सर ये खाली है, मगर इनफाइनाइट का आप जवाब ही नहीं दे सकते कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कौन से आंसर में आ जाएगा? ये आ जाएगा 76 पे, फाइनाइट सेट पे आ जाएगा। ठीक है बेटा, एमसीक्यू नंबर 77 लिखा है आपके पास कि ए, और आपने इस तरह से लिखा हुआ है साइन बना हुआ और ये बना हुआ, तो ये क्या है भाई? ये बोल रहा है ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये गलत लिखा हुआ है, ऑप्शन बी होगा, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, 78 एवरी सेट इज एन डैश ऑफ इटसेल्फ। बेटा हर सेट अपने सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी, अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इट्स पावर सेट। बेटा अगर एक सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? याद रखिएगा, जब भी पावर सेट के एलिमेंट्स निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो यहां वो फॉर्मूला दिया हुआ है आपको ऑप्शन ए पे। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन 80 आपसे कहता है द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आसान सा सवाल, ए यूनियन बी से। ए माइनस बी को कैसे लिखते हैं? ए माइनस बी को कहते हैं डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, और बी एंड ए, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी, बोथ ए एंड बी। ए माइनस बी को कहा जाता है डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, तो ये आपके पास डिफरेंस में आ गया। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर ए और बी बराबर नहीं है तो क्या उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर होगा? बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट बराबर नहीं होगा। इसकी वजह बताता हूं। देखो बेटा, फर्स्ट करो, अगर आपके पास ए सेट है 1, 2 और आपके पास बी सेट है जस्ट 3, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे ए क्रॉस बी मतलब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी निकाल के दो, तो इसका आंसर होगा 1, 3 और 2, 3। और बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं मुझे बी क्रॉस ए निकाल के दो, बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए निकाल के दो, तो आप क्या लिखोगे? 3, 1 और 3, 2। तो क्या हमारे दोनों आंसर्स बराबर हैं? बेटा हमारे दोनों आंसर्स बराबर नहीं हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस है। क्वेश्चन 83, अगर एक सेट में m एलिमेंट्स हैं, एक सेट है बेटा और उसके अंदर m एलिमेंट्स है, मतलब उनकी काउंटिंग m बताई जा रही है, और एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स और n एलिमेंट्स हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, तो कितने एलिमेंट्स आएंगे? बेटा उतने एलिमेंट्स आएंगे जो उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पे बनेंगे। मिसाल देता हूँ, गौर से देखिएगा, ऊपर वाले सेट में हमारे पास था 1, 2, कितने एलिमेंट्स थे ऊपर वाले सेट में? ए में 2 एलिमेंट थे, बी में कितना एलिमेंट था? 1 एलिमेंट था। तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने आंसर आए? 1 और 1, 2 आंसर आए। क्यों? 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2 ही तो आएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि बेटा अगर मेरे पास एक सेट है, सुनिएगा गौर से, उसके अंदर 7 एलिमेंट्स हैं, और एक और सेट है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, अगर मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं तो मेरे पास टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे? तो आप क्या करेंगे? पहले सेट में 7 एलिमेंट्स थे, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट्स थे, 7 × 3 इक्वल्स टू 21। तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मेरे पास 21 एलिमेंट्स मौजूद होंगे। ठीक है, चलें आगे प्रोसीड करते हैं भाई। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? बेटा क्वाड्रेंट सिस्टम जरूर पढ़ के जाएं, समझ के जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी इस्तेमाल होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है आपका, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा? बेटा पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, मतलब x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी और y की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। ऐसा कहां लिखा है? जरा ऑप्शन ए देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है x भी 0 से बड़ा है, नहीं, ऑप्शन ए में y 0 से छोटा है, x भी 0 से बड़ा और y भी 0 से बड़ा हो, तो ये ऑप्शन डी है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 84 हो गया। अच्छा, क्वेश्चन 85 क्या है? इफ r इक्वल्स टू 1, 1, 2, 3, 4, 5, व्हाट इज r? बेटा r रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को। रिलेशन क्या होता है?
कार्टीशियन प्रोडक्ट में से जो सबसेट निकाले जाते हैं वो आपका रिलेशन कहलाता है। अब उन्होंने आपको क्वेश्चन 85 के अंदर एक रिलेशन बना के दिया हुआ है और वो रिलेशन कुछ यूं है कि 1,1, ठीक है, 2,3 और 4,5, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको डोमेन बताना है। बेटा डोमेन कैसे पता चलता है? डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हर ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं उनको निकाल लीजिए, डोमेन बन जाएगा। तो बेटा इसका पहला एलिमेंट कौन है? 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, तो ये हमारा डोमेन है। बेटा कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है? 1, 2, 4 ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 86, इफ 2 डाइस आर रोल्ड वंस, अगर 2 डाइस को रोल किया जाए एक मर्तबा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस। ऐसा सवाल हमने बेटा ऊपर किया है इसी लेक्चर के दौरान कि बेटा अगर हम 2 डाइस को एक साथ रोल करें तो सेम फेसेस के कितने चांसेस होंगे। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86, सेम फेसेस। सेम फेसेस क्या होते हैं डाइस में? 1,1 सेम फेस है, 2,2 सेम फेस है, 3,3 सेम फेस है, 4,4 सेम फेस है, 5,5 भी सेम फेस है और 6,6 भी सेम फेस है। सेम फेसेस आ गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल कितने सेम फेसेस हैं, तो 6 सेम फेसेस हैं। और बेटा अगर डाइस को रोल किया जाए तो टोटल आंसर्स कितने होते हैं? 36 आंसर्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बनेगी 6/36, मतलब के 1/6। कौन सा ऑप्शन है? 1/6 कहाँ है? 1/6 है आपके पास ऑप्शन सी पे। क्वेश्चन 87, ये तीसरी दफा कर रहे हैं इसी वीडियो लेक्चर के दौरान, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ऊपर हमने किया हुआ है, इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 और आपसे कह रहे हैं कि x ln x और अपॉन में एक और x है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x लिखे हुए ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन 87, 2x आ गए हमारे पास। क्वेश्चन 88, सॉरी क्वेश्चन 88, क्वेश्चन 88 में बेटा हमारे पास 2x आ गए। लिमिट x टेंड्स टू 0 और वो आपसे कह रहे हैं कि x ln x और साथ में क्या चल रहा है? x चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास एक x और एक x तो कट आउट हो जाएगा, सही है। ये 2x आ गए ना, 2x ही लिखे हैं इसमें, कैंसिल हो जाएगा ये। फिर आपके पास क्या बच रहा है? ln x बच रहा है और आपको लिमिट अप्लाई करनी है। तो ln x की लिमिट आप ऐसे अप्लाई कर लो कि आपने इसको कर दिया 0 के लिए, 0 अप्लाई करना है, तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हो? ln 0 तो नहीं हो सकता, तो आपको इसको एक मर्तबा डेरिवेटिव में लेकर आना पड़ेगा। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x, और अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास इन्फिनिटी। इसमें बेटा यहाँ पे कोई एरर है, या तो इन्होंने क्वेश्चन में 2 दफा x लिख के दिया हुआ है, इस वजह से ऐसा प्रॉब्लम है। कभी ऐसा होता नहीं है कि 2 दफा x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखा हुआ हो, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका आंसर मैं अभी इस सिचुएशन के मुताबिक लिख देता हूँ, इन्फिनिटी जा रहा है इस सिचुएशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ नॉन फेस कार्ड्स। बेटा नॉन फेस कार्ड क्या होता है? कार्ड्स में हमारे पास एक तो फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं? किंग, क्वीन, जैक, ये हमारे पास फेस कार्ड होते हैं। और जो इनके अलावा कार्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? उन्हें कहा जाता है नॉन फेस कार्ड्स। तो बात समझिएगा गौर से, पूरे डेक में 4 दफा किंग होता है, 4 दफा क्वीन होता है और 4 दफा जैक होता है। बेटा ये टोटल कितने होगा? 12। तो 12 हमारे पास होते हैं फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स 12 होते हैं। अब भाई 52 में से बेटा अगर आपने 12 निकाल दिया तो बचा क्या? 40। तो अगर मैं आपसे पूछूं नॉन फेस कार्ड्स कितने होते हैं, मतलब जिसपे पिक्चर बनी हुई नहीं होती, जिसपे फेस बना नहीं होता, तो नॉन फेस कार्ड्स होते हैं 40। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ नॉन फेस कार्ड। तो बेटा नॉन फेस कार्ड है 40 और टोटल फेस कार्ड होते हैं 52। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं अपने पास तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 4 10s are 40 और 4 को जब आप करेंगे 4 1s are 4 और 1 कैरी आ जाएगा, 4 3s are 12, 10/13। क्या आपके पास ऑप्शन है ऐसा? आपके पास ऑप्शन बी है ऐसा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 90 और 90 क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ऊपर हमने किया भी है इस तरह का सवाल। एक मरतबा और बता देता हूँ बेटा, ताकि आपको एक दफा और उसकी प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 90 की बात चल रही है इस वक्त। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या चल रहा है बेटा? प्रोबेबिलिटी ए आपको पता है 1/3 के बराबर, प्रोबेबिलिटी बी आपको पता है 1/3 के बराबर अगेन, और प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है किसके बराबर? 1/9 के बराबर। आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/9। अगर इनका एलसीएम ले तो यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा। 3 + 3 6 में से 1 गया 5/9। क्या ये हमारा आंसर है बेटा? हरगिज नहीं। उनको ना कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी का आंसर चाहिए। कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी का आंसर ऐसे निकलता है कि आप अपने आंसर को माइनस करवाते हो 1 में से। अब 1 में से 5 - 9 अगर होगा तो आंसर आएगा आपके पास बेटा 4/9। ठीक है, तो 4/9 कौन सा ऑप्शन पे? 4/9 है ऑप्शन ए पे। ठीक है, if a square, question 91, if a is a square matrix and a square equals to a, then a is, अगर मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाया जाए और आंसर में दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए, मिसाल देता हूं 1 का स्क्वायर कीजिए, तो 1 को अगर 2 दफा मल्टीप्लाई करें तो आंसर में 1 ही आता है। और किसी नंबर में ये सलाहियत है 0 में, सोचिए 0 का स्क्वायर कीजिए, आंसर में क्या आता है? 0। और किसी नंबर में सलाहियत है नहीं। इसी तरह बेटा मैट्रिसेस में भी होता है। कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनको अगर 2 दफा मल्टीप्लाई करवाएं तो वापस से क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाते हैं, मतलब जो आंसर आ रहा होता है वो बिल्कुल क्वेश्चन से मैच कर रहा होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, बेटा इसमें एरर है, इनके बीच में कोई साइन नहीं लगा हुआ, या तो प्लस हो सकता था या माइनस हो सकता था, तो इसको छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें कोई प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ ही नहीं है, तो फिर हमारा आंसर हो सकता है इससे मैच ना करे। ओके खैर, 93 क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। 93 एमसीक्यू क्या कह रहा है? 93 आपसे कह रहा है इक्वेशन ऑफ इलिप्स बताइए व्हेन सेंटर इज एट ओरिजिन, माइनर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस and length of major axis is 10 and distance between foci is 8। सोचिए कितनी सारी बातें एक क्वेश्चन के अंदर आपको दे दी गई, कितनी सारी बातें बता दी गई। समझते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बेटा उन्होंने ये कहा माइनर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस कहलाओगे, मतलब फॉर्मूला होगा y² / a² प्लस x² / b² = 1, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो x² / b² + y² / a² = 1। आसान कर लें बात को, y के नीचे बड़ा नंबर होगा, y के नीचे बड़ा नंबर होगा, क्वेश्चन खुद बता रहा है। तो बेटा सबसे पहले ऑप्शन सी को हटा दो और ऑप्शन बी को भी हटा दो। मैंने इतना क्विकली ऑप्शन सी को हटा दो, बी तो नहीं हटेगा। मैंने इतना क्विकली ऑप्शन सी को कैसे स्किप किया? सोचने वाली बात है ना बेटा। माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस क्या लाओगे, इसका मतलब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस क्या लाओगे, मतलब वाई के नीचे बड़ा नंबर होगा। अब आपने कहा सर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में दोनों के नीचे वाई के नीचे बड़ा नंबर है, अब आप क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं। आपसे कहा जा रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लंबाई खुद से दे रहे हैं किसके बराबर? 10 के बराबर। बेटा मेजर एक्सिस की लंबाई 2a से रिप्रेजेंट होती है, इसका मतलब a हो गया मेरे पास 5 के बराबर, राइट। a आ गया 5। आपने कहा सर b कैसे निकालेंगे? हम इलिप्स का क्वेश्चन पढ़ लें। इलिप्स होता है c² = a² - b²। ठीक है बेटा, फोसाई उन्होंने खुद बताया है 8 के बराबर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये 25 हो जाएगा, ये b² हो जाएगा, तो b² आपके पास आएगा c² = a² - b²। सी डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, सॉरी ये डिस्टेंस बिटवीन फोसाई है बेटा, तो मुझे सी निकालना पड़ेगा। डिस्टेंस बिटवीन फोसाई मतलब 2c 8 के बराबर है, इस हिसाब से c किसके बराबर हो गया? 4 के।
फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर 25 माइनस ऑफ बी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, बी स्क्वायर की जगह चेंज कराएंगे तो ये 9 हो जाएगा। मतलब बेटा बी स्क्वायर 9 हो गया और ए स्क्वायर 25 हो गया। कौन सा ऑप्शन बन सकता है? देखिए ऑप्शन ए चेक करें, एक्स स्क्वायर के नीचे 9 लिखा है, वाई स्क्वायर के नीचे 25 लिखा है, तो आपका ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन 94 में क्या हो रहा है बेटा, क्वेश्चन 94 आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको एक वेक्टर दिया जा रहा है ए वेक्टर और एक वेक्टर और दिया जा रहा है बी वेक्टर, और बदले में आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनका एंगल फाइंड आउट करें, तो इनका एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बहुत आसान सा एक फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो चले पहले हम लोग ना इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ताकि ज्यादा आसानी रहे। तो 2i प्लस 3j माइनस के, ये ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर क्या है 3i प्लस 2j प्लस के। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं बेटा, 2 into 3 will make 6, 3 into 2 will make 6, 1 into 1 will make -1, 6 plus 6 12, 12 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 11। वैसे तो अंदाजा हो गया होगा 11 सिर्फ एक जगह मौजूद है, ऑप्शन ए में मौजूद है, मगर फिर भी बेटा प्रॉपर तरीके से करके देख लेते हैं। अब हम ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है बेटा, आई का भी स्क्वायर कर लो, जे का भी स्क्वायर कर लो और के के साथ नंबर जो उसका भी स्क्वायर कर लो। ये मत सोचिएगा कि सर के साथ तो -1 है, बेटा जब आप -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो +1 ही हो जाता है। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 4 प्लस 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 1 हो जाएगा आपके पास 14। बी का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, सेम वैल्यूज है, आंसर 14 ही आएगा। तो जब आप सबको वहां पुट करेंगे ऊपर फॉर्मूला में तो बेटा आपके पास आंसर आएगा cos इनवर्स 11 अपॉन 14। तो ये कौन सा ऑप्शन हमारे पास मैच कर रहा है इस सिचुएशन से, ऑप्शन ए मैच कर रहा है। ठीक है बेटा, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन टू बी। आपको प्रोजेक्शन मालूम करनी है ए वेक्टर की और किस पे मालूम करनी है, बी वेक्टर पे मालूम करनी है। बड़ा आसान सा इसका कंसेप्ट है बेटा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। जब भी आपको ए की प्रोजेक्शन मालूम करनी हो बी पे तो आपको एक फॉर्मूला फॉलो करना है। वो क्या फॉर्मूला है? जब भी आपको प्रोजेक्शन मालूम करनी हो, ये बात चल रही है क्वेश्चन नंबर 95 के लिए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी, जब भी ऐसा करना हो तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे बेटा, आप ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएंगे बी के यूनिट वेक्टर से। अब ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है आपके पास आई माइनस 2j प्लस के, और बेटा बी का ना यूनिट वेक्टर चाहिए। अब जरा देखिएगा बी का यूनिट वेक्टर हम कैसे ले रहे हैं। बी का यूनिट वेक्टर ऐसे आएगा कि 4i माइनस 4j प्लस 7k, और नीचे क्या होगा, नीचे उसी का मैग्नीट्यूड आएगा। यूनिट वेक्टर का यही रूल होता है बेटा, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया कि 49 प्लस 16 अगेन प्लस 16, तो ये हो गया 81, और 81 का अगर आप रूट लेंगे तो ये बनेगा 9 के बराबर, ये आ जाएगा 9 के बराबर, ये हो जाएगा 4i, ठीक है, माइनस 4j, ठीक है, प्लस 7k, ठीक है। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ चल रहा है आपके पास i माइनस 2j प्लस k, राइट। अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, i और 4 मल्टीप्लाई हो गया, 4 1 जा 4 प्लस 2 4 जा 8 प्लस 7 1 जा 7, अपॉन में क्या चल रहा है 9 चल रहा है। तो 4 प्लस 8 प्लस 7, आंसर आ रहा है 19/9। बेटा आपका ऑप्शन है बी, आंसर आ रहा है इसका 19/9। जस्ट इमेजिन कि हमने ना ये चीज सीख ली प्रोजेक्शन की, और वहां सवाल आ गया प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, तो हम क्या करें बेटा, जिस पे प्रोजेक्शन ड्रॉप होगी ना उसका यूनिट वेक्टर लेना है। अगर यहाँ ये सवाल होता कि मालूम करें प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए, तो हम लिखते बी वेक्टर मल्टीप्लाई
ए यूनिट वेक्टर, फिर यूनिट वेक्टर किसका लिया जाता है, ए का लिया जाता। ये चीज बिल्कुल जहन में रखनी है आपने, नहीं तो बेटा इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 96 क्वेश्चन। इफ अ लाइन 6,2 and 3,-2 is parallel to the points 3,y and 7,1 then find y। देखो बेटा वो आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 में कि दो लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं। डायग्राम के तौर पे आपको समझाता हूं, लाइक दिस। एक का पॉइंट है 6,2 और उसका एंडिंग ले लेते हैं लेट से 3-2, और दूसरा है बेटा आपके पास 3,y और उसका दूसरा पॉइंट है 7,1। कह रहे हैं दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, आपने y निकालना है। एक बात हमेशा याद रखें, when lines are parallel then their slopes will be equal। अगर lines parallel होंगी बेटा तो उनकी slopes क्या होगी, बराबर होगी। मतलब जो फर्स्ट लाइन का स्लोप होगा वही सेकंड लाइन का स्लोप भी होगा। अब मैं फर्स्ट लाइन का स्लोप निकाल रहा हूं, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 मतलब -2 x2 माइनस x1 3 - 6। ओके, y2 माइनस y1 1 माइनस y, x2 माइनस x1 7 - 3। तो -2 - 4, 3 में से 6 जाएगा -3 बचेगा। 1 माइनस y 7 में से 3 गया 4 बचा। बेटा यहाँ दोनों माइनस कैंसिल आउट हो गए, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 4 जा 16/3 और ये हो जाएगा 1 माइनस y को यहाँ भेजें और 1 -16/3। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 3 1 जा 3 और 3 में से 16 जाएगा तो आंसर आएगा माइनस का 13/3। सो y का आंसर है -13/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है। 97 क्वेश्चन के अंदर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करना है, 97 क्वेश्चन में आपको डेरिवेटिव लेना है एक्स का भी और cos x का भी, दोनों का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसको। बेटा 97 क्वेश्चन के अंदर आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और किसका फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव, क्वेश्चन 97 डेरिवेटिव लेना है आपको e ऑफ x का, ठीक है, और किसके साथ लेना है, प्लस cos ऑफ x के साथ इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये क्या बनेगा भाई, डेरिवेटिव सबसे पहले ex पे रहेगा बेटा, पहला डेरिवेटिव किस पे रहेगा, पहला डेरिवेटिव जाएगा ex पे, सही है, और उसके बाद अगला डेरिवेटिव किस पे रहेगा, cos x पे जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास ex का डेरिवेटिव ex ही होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin x। तो ये ex माइनस sin x आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा इसमें, इसमें हमारे पास ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन डी, ठीक है। MCQ क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 देख लेते हैं। क्वेश्चन 98 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन 98 आपसे कह रहा है कि लिमिट आपने अप्लाई करनी है, लिमिट आपने अप्लाई करनी है, x टेंड्स टू π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, और क्वेश्चन है x cos x ओवर x की पावर 2, सही है बेटा। तो जरा नोट करें कि अगर हम x की जगह π/2 पुट करते हैं तो ये पूरा सॉल्व हो सकता है डायरेक्टली, जरा चेक कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे भी π/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी π/2 आ जाएगा, और ये cos π/2 होता है 0 के बराबर। तो ओवरऑल आंसर वैसे इसका 0 ही आ रहा है, ये देखें करके दिखा देता हूँ। π/2 यहाँ आ गया, cos यहाँ पे भी π/2 आ गया, और यहाँ पे भी π/2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है बेटा। तो cos π/2 कितना होता है, 1 π/2 से फर्ज करें 1 π/2 कैंसिल हो गया, ठीक है, 1 π/2 से 1 π/2 हमारे पास ये देखें कैंसिल हो गया, लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। अब ऊपर cos π/2 है, cos π/2 कितना होता है, cos π/2 0 होता है। तो 0 को अगर π/2 से सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी आ रहा है बेटा इसमें, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो एमसीक्यू नंबर 99 पे बात कर लेते हैं। एमसीक्यू 99 क्या है, आपके पास है द वर्टिसेस ऑफ इलिप्स x² ओवर 25 प्लस y² ओवर 29 इक्वल्स टू 1। तो आपको इसमें वर्टिसेस बताने, तो वर्टिसेस किस तरीके से बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 99 पे बात चल रही है। क्वेश्चन 99 में आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है x² ओवर 25 प्लस y², ये 29 नहीं होगा, ये सिर्फ 9 होगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इक्वल्स टू 1। अब आप नोट कर रहे हो कि x² के नीचे बड़ा नंबर है, इसका मतलब हमें इसे कंपेयर करवाना चाहिए इस वाले फॉर्मूला से, x² ओवर a² y² ओवर b² इक्वल्स टू 1 से कंपेयर करवाना चाहिए। सो बेटा इसके हिसाब से अगर हम चलें तो a² की जगह 25 आ जाएगा, b² की जगह 9 आ जाएगा।
तो a की वैल्यू हो जाएगी +-5 और b की वैल्यू हो जाएगी +-3। उनको वर्टिसेस चाहिए, तो बेटा वर्टिसेस कैसे मिलेंगे? वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है अगर x एक्सिस पे मेजर एक्सिस हो तो वर्टिसेस का फॉर्मूला होता है +-a, 0। सो ये हो जाएगा आपके पास +-5, 0। तो कौन सा ऑप्शन है? ये है आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 पे बात कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स चाहिए। बेटा सम ऑफ रूट्स का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, या आपने क्लास मैट्रिक में किया होगा, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी होते हैं, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास c/a। फिलहाल अभी आपसे क्या कहा है? फिलहाल अभी आपसे कहा है सम ऑफ रूट्स मालूम करें, तो a, b और c कौन होगा? जो x स्क्वायर के साथ लिखा है वो a होगा, जो सिंपल x के साथ लिखा है वो b होगा, और जो n के साथ लिखा है वो c होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास b में आ जाएगा -m और a में आ जाएगा l। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया? माइनस का m/l। मान लेते हैं कि अगर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी पूछा जाता तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या बनता? प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारे पास बनता c/a। c/a मींस n/l। तो देख रहे हैं आप लोग n/l भी ऑप्शंस में है, ऑप्शन बी देखें n/l लिखा हुआ है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो फॉर्मूला में कंफ्यूज रहते हैं, सम ऑफ फ्रूट की जगह प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट लगा देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट की जगह सम ऑफ फ्रूट लगा देते हैं, वो ये मिस्टेक करेंगे। खैर, तो ये हमारे बेटा 100 MCQs का वीडियो लेक्चर था। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इसमें हमने स्पेशली टारगेट किया है एनईडी के उन खास एमसीक्यूज को जो टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं और जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो हमने स्पेशली उन एमसीक्यूज को टारगेट किया है। तो इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखना भी है आपने, और आपने इसकी बहुत अच्छी इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसके नोट्स बनाने। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एंट्री टेस्ट। अल्लाह हाफिज।